नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 7th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज के कार्य पुस्तिका के प्रश्न उत्तर। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम पहले ही आपको करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सभी प्रश्न उत्तरों को देखकर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिक्त स्थान। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र डैश थानेसर के सिंहासन पर बैठा। इसका सही आंसर है राज्यवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री। तो जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो सिंहासन पर उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन बैठते हैं। उसके बाद है हर्षवर्धन का राज्याभिषेक डैश ईस्वी में थानेश्वर में हुआ, 606 ईस्वी में। राज्यवर्धन का 605 में हुआ था। हर्ष की अंतिम विजय गंजम की थी। गंजम जो है वो उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उसके बाद है ह्योनसांग एक डैश यात्री था, चीनी। मयूर ने डैश की रचना की। मयूर एक लेखक का बेटा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा विद्वान हर्ष के काल का। तो उसकी जो रचना थी बहुत ही फेमस थी, सूर्य शतक। उसके बाद है सही और गलत पर निशान लगाएं। राज्यवर्धन 605 ईस्वी में थानेसर के सिंहासन पर बैठा, सही, क्योंकि हर्षवर्धन 606 में बैठा था। उसके बाद है हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 600 ईस्वी में थानेसर के विशाल साम्राज्य में हुआ। बिल्कुल गलत है ये, 600 में नहीं, 590 में। हमने सही आंसर भी लिखने की कोशिश की है। उसके बाद है हर्षवर्धन ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन को पराजित करके उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। ये सही है, और कामरूप जो है वो असम का प्राचीन नाम है। उसके बाद है ह्योनसांग को यात्रियों का सरदार कहा जाता है, गलत, ह्योनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसके बाद है हर्ष ने 500 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के चलाने के लिए दिए। नहीं, 500 नहीं, 200 दिए थे। इसका मतलब ये गलत है, और सही आंसर क्या होगा, 200 होगा। उसके बाद आपके पास है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपको एक सही आंसर ढूंढना है। तो ह्योनसांग किस ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से निकला? 629 ईस्वी में, और लगभग वो हर्षवर्धन के समय में 8 वर्ष तक भारत में रहा। उसके बाद है बाण भट्ट ने उन्हें काव्य रचना में दक्ष बताया। किन्हें काव्य रचना में दक्ष बताया? हर्षवर्धन को, क्योंकि हर्षवर्धन ने बहुत ही प्रसिद्ध जो हैं रत्नावली, नागानंद, बहुत फेमस नाटक लिखे थे, इसीलिए उन्हें काव्य रचना में बहुत ही दक्ष यानी कि प्रवीण बताया है। आय का प्रमुख साधन कौन सा है? भू राजस्व। आय का प्रमुख साधन कौन सा था? भू राजस्व। भू राजस्व का अर्थ होता है जमीन से मिलने वाला लगान। जब किसान फसल उगाते थे तो वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा जो है वो राजस्व के रूप में राजा को देते थे, जो कि राजा की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत होता था। उसके बाद है पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? दक्षिण भारत का, और ये हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। उसके बाद मिलाने हैं, आपको मिलान करना है। भंडी कौन था? प्रधानमंत्री था हर्षवर्धन के राज्यवर्धन के, प्रभाकर वर्धन के समय में, और हर्षवर्धन का मित्र भी था। कामरूप का आंसर आ जाएगा असम, गंजम का आ जाएगा उड़ीसा। मुक्ति प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र, और हर्षचरित ये किसके द्वारा रचित है? बाण भट्ट के द्वारा। ये ग्रंथ जो है हर्षचरित, ये हर्षवर्धन के दरबारी जो इतिहासकार, उसके कवि जो थे वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है हर्षचरित और कादंबरी ग्रंथों के रचयिता कौन थे? बाण भट्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हर्षवर्धन के राज्य में वो तो हमें शहर बताने हैं जो व्यापार के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। थानेसर बेटा कुरुक्षेत्र है जो आज, उज्जैनी ये बिल्कुल मिडिल में पड़ता है, कनौज जो है वो उत्तर प्रदेश में है। चीनी यात्री ह्योनसांग हर्षवर्धन के दरबार में कितने वर्षों तक रहा? लगभग 8 वर्षों तक। और वो आया कब था? 629 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजा के प्रमुख सलाहकार को क्या कहते थे? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। उसके बाद है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल, ये विंध्याचल जो है बेटा ये राजस्थान गुजरात में पड़ता है। उसके बाद है
बल्कि उससे थोड़ा नीचे पूर्व में कामरूप से लेकर, कामरूप यानी कि असम, पश्चिम में अरब सागर तक फैला था। बहुत विशाल, बहुत बड़ा साम्राज्य था। हर्षवर्धन की विदेश नीति जो थी वो बहुत ही विशाल थी। वो विदेशों से उस समय विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था और हर्षवर्धन साम्राज्य के विदेशों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। विदेशों में राजदूत भेजे जाते थे और विदेशी यात्री भारत आते थे, यानी कि विदेशों में आना जाना अच्छा था, आसान था, सुगम था। उसके बाद है हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में शिक्षा का किस प्रकार संरक्षण किया, यानी कि शिक्षा को कैसे प्रोत्साहन दिया। उसने शिक्षा को खूब संरक्षण दिया। सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बेटे नालंदा था उस समय का। हर्ष ने 200 गांव, मतलब कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्चा चलाने के लिए दिए हुए थे। इसके अलावा राज्य की आमदनी का, यानी कि हर्ष की आमदनी का 1/4 भाग जो था वो जो शिक्षाविद या विद्वान थे उन्हें पुरस्कार देने के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्य किए। उसने अशोक की तरह अहिंसा का पालन किया। पशु वध पर, यानी कि पशुओं को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। बौद्ध मठ और विहार का निर्माण किया ताकि वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकें। बौद्ध सभाओं का आयोजन किया और खुद भी उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जो चौथी बौद्ध सभा थी, पांचवी बौद्ध सभा उसी के समय में हुई थी। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में वर्णित हर्षवर्धन के चरित्र की 5 विशेषताएं देखिए। हर्षवर्धन, जो बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन को काव्य रचना में दक्ष बताता है। वो हर्ष की तुलना कालिदास से करता है। हर्षवर्धन प्रतिदिन युद्धाभ्यास करता था। ये कौन बता रहा है? ये सब बातें बाणभट्ट की पुस्तक हरिश्चरित से हमें पता चलती हैं। वो प्रजा प्रेमी था, वो एक कुशल शासक था, वो धार्मिक सहनशील था। धार्मिक सहनशील का मतलब होता है कि वो अपने राज्य में सभी लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने की इजाज़त देता था। जो ये चित्र है, ये चित्र किनका है? ये एक सभागार का चित्र है बेटा। ऐसी सभा लोकसभा गैलरी साभार से लिया गया है, ह्यून-सांग के टाइम का। ये ह्यून-सांग की बुक से लिया गया है, सीयूकी में से। और उसके विषय में अगर हम थोड़ी बातें लिखें तो ह्यून-सांग के भारत आने, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने, उनकी यात्राओं का विस्तृत वर्णन जो है वो हमें इस चित्र से पता चलता है। उसके बाद है मैप। इस मैप में आपको गोड़ जो है वो बंगाल में, यानी कि बंगाल को पहले गोड़ कहा जाता था, वल्लभी गुजरात को, कामरूप असम को और गंजम उड़ीसा को। तो इन राज्यों को हम नक्शे में दिखाते हैं। देखिए कामरूप, उसके बाद है गोड़ पश्चिम बंगाल में, गंजम उड़ीसा और इधर वल्लभी गुजरात। तो हमने देखिए पूरा प्रयास किया है कि आपको पूरी डिटेल में हर आंसर करवाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको लिखवाना नहीं बल्कि आपको समझाना भी होता है। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बताएं। अगर डिसलाइक करते हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपने हमारी वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, और अगर लाइक कर रहे हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम आपके लिए आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। जय भारत, जय हिंद।